आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी की जिसने एक के बाद एक बड़ी से बड़ी नाकामियों को एक ग्लोबल एम्पायर में बदल दिया। ये कहानी है सोइचिरो होंडा की। सोइचिरो होंडा का कहना था, अगर मैं किसी चीज को सिर्फ एक बार देख लूं तो मैं उसे बना सकता हूं। सोचिए कितना गजब का आत्मविश्वास। और सच पूछिए तो यही एक विश्वास 20वीं सदी के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक होंडा की पूरी जिंदगी का ड्राइविंग फोर्स था। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। उस एक पल में जिसने सोइचिरो होंडा के दिल में जिंदगी भर के लिए एक जुनून की आग लगा दी। देखिए, बचपन में होंडा पढ़ाई लिखाई में कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन मशीनों को लेकर उनका जो लगाव था वो कमाल का था। अपने दादाजी की चावल की चक्की में वो पेट्रोल इंजन की आवाज़, उससे निकलता धुआं और उसकी गंध, इन सब चीज़ों ने उन्हें जैसे अपना दीवाना बना लिया था। और फिर आया वो दिन जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। सिर्फ 11 साल के थे होंडा जब उन्होंने पहली बार एक कार देखी। वो उसके पीछे दीवानों की तरह भागे, और जब कार चली गई तो जमीन पर गिरे पेट्रोल की महक को उन्होंने ऐसे महसूस किया जैसे कोई खजाना मिल गया हो। और बस उसी पल उन्होंने ठान लिया, एक दिन वो अपनी खुद की कार बनाएंगे। तो सपना तो तय हो गया था, लेकिन जब होंडा इस सपने को पूरा करने के लिए टोक्यो पहुंचे तो असलियत उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल निकली। सिर्फ 14 साल की उम्र में वो स्कूल छोड़कर टोक्यो के एक गैराज में नौकरी करने चले गए। सोचा था कारें ठीक करेंगे, पर काम क्या मिला? सफाई करने का और मालिक के बच्चे को संभालने का। महीनों तक उन्हें उन कारों को हाथ तक लगाने नहीं दिया गया जिनके लिए वो अपना घर बार छोड़कर आए थे। और फिर आया 1923 का ग्रेट कांटो भूकंप। देखिए, ये जापान के लिए तो एक बहुत बड़ी तबाही थी, लेकिन होंडा के लिए ये एक मौका लेकर आई। सारे मैकेनिक शहर छोड़कर चले गए और गैराज में पहली बार होंडा को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला। जो देश के लिए एक त्रासदी थी, वो उनके लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू बन गई। लेकिन देखिए, शुरुआती कामयाबी के साथ स्पीड को लेके एक खतरनाक जुनून भी आया, और साथ में आई एक के बाद एक ऐसी मुश्किलें जिनमें उनका सब कुछ दांव पर लग गया था। उनकी जिंदगी का ये दौर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। 1928 में उन्होंने अपना पहला गैराज खोला, पर वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी 21 साल के लड़के पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। फिर 1931 आते आते वो एक मशहूर मैकेनिक बन गए। ऐसे ऐसे काम कर दिखाते थे जिन्हें बाकी सब नामुमकिन मानकर छोड़ देते थे। लेकिन फिर 1936 में एक भयानक रेसिंग एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे। अब कोई और होता तो शायद रेसिंग छोड़ देता, लेकिन होंडा नहीं। उस जानलेवा एक्सीडेंट ने उन्हें हार मानने की जगह एक और भी बड़ी चुनौती की तरफ धकेल दिया। अब वो पिस्टन रिंग्स बनाना चाहते थे, इंजन का एक ऐसा जरूरी हिस्सा जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। और इस एक काम को पूरा करने का उनका जुनून देखिए। सालों तक कोशिशें करते रहे और अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी। हालत यह हो गई कि फैक्ट्री चलाने के लिए अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े। फिर 31 साल की उम्र में वो वापस स्कूल गए ताकि मेटलर्जी यानी धातुओं का विज्ञान सीख सके। और फिर जाकर अपने नए ज्ञान के साथ वो आखिरकार कामयाब हुए। अब जब लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, कामयाबी मिल गई है, तभी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ फिर से खत्म होने की कगार पर आ गया। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था और एक दिन अमेरिकी जेट्स ने बमबारी करके उनकी पूरी फैक्ट्री तबाह कर दी। सालों की मेहनत पल भर में मलबे का ढेर बन गई। और जो कुछ भी उस बमबारी में बच गया था, 1945 में आए एक भूकंप ने उसे भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। मतलब जो कसर जंग ने छोड़ी थी वो कुदरत ने पूरी कर दी। सालों के संघर्ष, मेहनत और कुर्बानियों के बाद नतीजा क्या था? जीरो। होंडा के पास अब सचमुच कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन उसी तबाही और मलबे के बीच उन्हें एक छोटा सा जनरेटर मिला, और उसे देखकर उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो दुनिया बदलने वाला था। आइडिया बहुत सिंपल था, एक मोटराइज्ड साइकिल। जंग के बाद जापान में आने जाने के साधन नहीं थे, तो उन्होंने आर्मी के बचे हुए एक छोटे से रेडियो जनरेटर इंजन को एक आम साइकिल पे लगा दिया। अब देखते हैं कि ये छोटा सा सिंपल सा आइडिया कैसे पूरी दुनिया में छा गया। देखिए, होंडा ने सिर्फ एक और मोटरसाइकिल नहीं बनाई, उन्होंने आम आदमी के लिए एक सवारी बनाई।
1958 में आई सुपर कब एक क्रांति जैसी थी। ये सस्ती थी, माइलेज जबरदस्त था, इसका कब इंजन छोटा पर बहुत पावरफुल था, और सबसे बड़ी बात, इसे चलाना इतना आसान था कि कोई भी चला सकता था। आते ही इसने पूरे जापानी मार्केट पर कब्जा कर लिया। अब जापान तो जीत लिया, पर अमेरिका में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वहाँ बाइकर का मतलब था बागी, गैंग वाले लोग। आम परिवार वाले मोटरसाइकिलों से दूर रहते थे। तो होंडा ने क्या किया? उन्होंने एक जीनियस मार्केटिंग कैंपेन चलाया। टैगलाइन थी, यू मीट द नाइसेस्ट पीपल ऑन अ होंडा, यानी होंडा पर आपको सबसे अच्छे लोग मिलते हैं। उन्होंने बाइकर की पूरी इमेज ही बदल दी। और इस कैंपेन का असर हैरान करने वाला था। 1960 में जहां अमेरिका में होंडा का नामो निशान नहीं था, वहीं 1963 तक वो 1 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलें बेच चुके थे। और 1973 आते आते तो अमेरिका के मोटरसाइकिल मार्केट के 43% हिस्से पर सिर्फ होंडा का कब्जा था। होंडा वहां के बेताज बादशाह बन गए। और आखिरकार होंडा अपने पहले सपने पर वापस लौटे, कार बनाना। लेकिन उन्होंने ये काम भी एक ऐसी मुश्किल को हल करके किया जिससे दुनिया की बाकी सारी कंपनियां भाग रही थीं। ये बात होंडा की सोच को साफ दिखाती है। 1970 में जब अमेरिका ने प्रदूषण कम करने के लिए क्लीन एयर एक्ट बनाया, तो बाकी सब कार कंपनियों ने क्या किया? उन्होंने वकीलों की फौज खड़ी कर दी और सरकार पर केस कर दिया। और सोइचिरो होंडा ने? उन्होंने अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट टीम को काम पर लगा दिया। और इस रिसर्च का नतीजा था होंडा सिविक। इसके क्रांतिकारी सीवीसीसी इंजन ने उन कड़े नियमों को पूरा कर लिया, वो भी बिना किसी महंगे कैटालिटिक कन्वर्टर के। सोचिए, होंडा ने सिर्फ कानून नहीं माना, बल्कि उन्होंने एक बेहतर, साफ और ज्यादा माइलेज देने वाली कार बना डाली, जिसे अमेरिकी मार्केट ने हाथों हाथ लिया। तो सोइचिरो होंडा की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबियां अक्सर हमारी सबसे बड़ी नाकामियों से ही निकल कर आती हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी आज की जो मुश्किलें और असफलताएं हैं, उनसे कैसा भविष्य बन सकता है।